नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और मेरे साथ आज हैं एक माइंड कोच और एनएलपी ट्रेनर ज्योति मेहता जी। एनएलपी के थ्रू हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, आज इस पर खुलकर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। ज्योति जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद एंड मैं तो चाहती हूँ कि एनएलपी लाइफ़स्टाइल बने, तो इस पे बात करने का मुझे मौका दिया गया, इसलिए थैंक यू सो मच। शुरुआत एनएलपी क्या है से ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनएलपी के बारे में सुना तो है लेकिन ठीक से समझते नहीं है कि एनएलपी क्या है और एनएलपी से आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है। तो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। ज़रूर, बिल्कुल। सो एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये 1970s में डेवलप हुआ था। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर 2 को-फाउंडर्स हैं इनके। इन्होंने एक्चुअली उन लोगों को स्टडी किया जैसे मिल्टन, लाइक मिल्टन इज़ कॉल्ड मतलब फादर ऑफ हिप्नोथेरेपी बोलते हैं, जो जो दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी, वो मिल्टन कर सकते थे। वर्जीनिया सटायर वो एक थेरेपिस्ट थी मतलब। इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन लोगों को स्टडी करके जो मेंटल मॉडल्स बनाए गए और ह्यूमन माइंड को समझा गया और देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे प्रोग्रामिंग होती है, दैट वाज़ वो सबको इकट्ठा करके जो साइंस बनी उसको नाम दिया गया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। द को-फाउंडर्स मतलब आज भी इसे उतना ही प्रोपेगेट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और बहुत लोग अब एनएलपी सीख रहे हैं। इनफैक्ट जो सक्सेसफुल इन मतलब सक्सेस का जो मंत्र है, रास्ता है, वो डेफिनिटली एनएलपी से है ही है। क्योंकि एनएलपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका माइंड है उसका 90% प्रोग्रामिंग हो जाता है जब आप 7 इयर्स के होते हो, 8 इयर्स के होते हो और अनकॉन्शियस ही होता है, मतलब कितनी अवेयर होते हैं आप। और आज आप इतने बड़े हो चुके हैं, इतने मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको अपग्रेड करने का हमने कोई मेथड लगाया नहीं। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी देखो आज भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ ओल्ड यू आर हो गया है मतलब। तो अगर माइंड को अपग्रेड करना है, जैसे हम अपने मोबाइल को या लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं, तो एनएलपी इज़ द आंसर। एनएलपी आप कह रहे हैं माइंड 60 साल की उम्र तक आपका माइंड जो डेवलप होना है वो हो चुका है, अब उसके बाद अपग्रेड होने का कोई चांस नहीं है नहीं, उसके या बाद अपग्रेड एनएलपी के थ्रू अपग्रेड कर लेंगे। हाँ, नहीं आप अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 90% तब तक प्रोग्राम हो चुका होता है, 90% प्रोग्रामिंग, हम्म। लेकिन उसके बाद हम उसके बारे में कॉन्शियसली कुछ करते नहीं हैं। तो हम उसी ओल्ड सॉफ्टवेयर से प्रेज़ेंट जो इतना हाई-टेक प्रोग्रेस हो रहा है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। जब आप वो एडजस्ट आपका माइंड जब एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो कहते हैं ना आप में जब अपनी लाइफ़ सिचुएशन हैंडल करने की काबिलियत नहीं है, वो स्ट्रेस है। मतलब ज़रूरी नहीं आप स्ट्रेस को एक डेफ़िनेशन नहीं दे सकते, हर एक का अपना-अपना स्ट्रेस है। तो आप अपग्रेड करें, उसके लिए कॉन्शियस हों, मैं तो चाहती हूँ कि लोग इस बारे में और बात करें कि इसको अपग्रेड करना है। हमारा बिलीफ सिस्टम आज भी जो हमने 7-8 साल की उम्र में सीखा था, वही रहता है और बिल्कुल अपग्रेड हो सकता है, लेकिन हमें उस चीज़ में अवेयर भी होना है और एफर्ट लेने हैं कि हाँ, हमें इसे अपग्रेड करना है, हमें बिलीफ सिस्टम बदलना है, हमें सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को समझना है और हमारे अंदर यहाँ की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, उसे समझना है। जैसे सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग माइंड प्रोग्रामिंग में करते हैं कि इसको हमेशा वो बताते हैं जो नहीं करना है। जैसे कि ओवरथिंक मत कर, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक लाल कबूतर के बारे में मत सोचो, तो आप सोचेंगे। तो एक ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर ही नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है और इससे अक्सर वो उस बारे में बात करते हैं जो नहीं चाहिए। तो फिर वो होगा उदास मत हो, ओवरथिंक मत कर, इसके बारे में मत सोच, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो हम बहुत नेगेटिव लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और डोंट इसको समझ नहीं आता। तो अगर आप इसको बोलें हम्म। लाल कबूतर के बारे में सोच तो भी सोचेगा, लाल कबूतर के बारे में मत सोच तो भी सोचेगा। तो ऐसे-ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आम आदमी को आनी चाहिए कि इसको कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो वो एनएलपी इज़ अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट। आपका इंट्रोडक्शन एनएलपी से कैसे हुआ और आपको कब लगा कि एनएलपी के थ्रू जो किया जा सकता है वो मैं बिना एनएलपी के नहीं कर पा रही थी? कुछ ऐसे एग्जांपल्स देके अगर आप समझा पाएँ। बिल्कुल। तो मैं खुद स्कूल टॉपर रही हूँ, कॉलेज टॉपर रही हूँ, साइंस में मतलब और फिर हमें नहीं बताया गया कि इमोशन को कैसे प्रोसेस करता है, हमें कभी ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई गई और अल्टीमेटली एक टाइम आया जब मुझे एंग्ज़ायटी हुई और उसे हम आम भाषा में घबराहट बोल के मतलब घबराहट है करके ख़त्म कर देते हैं और फिर मुझे पैनिक अटैक आ गए, इस लेवल पे था कि मुझे पैनिक अटैक आते थे और ट्रेडिशनली जितना अप्लाई कर सकते थे कि घूमने चले जाओ
थोड़ा माइंड को डाइवर्ट कर लो, इस बारे में मत सोचो। जो जितना एक आम इंसान अपने उससे लगा सकता था, तो मेरे फैमिली वालों ने कोशिश की। फिर डिप्रेशन हुआ तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने डायग्नोज़ करके डिप्रेशन लिखा, दवाइयाँ लिखी। तो ये ज़रूर है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो दवाइयाँ खाने नहीं दी। उनको था कि नहीं, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ तो इसका रास्ता होगा, और उस वक़्त तो मुझे लगता था कि ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक किया, क्योंकि तब मेरा अल्टरनेट साइंसेज़ की तरफ तब मैंने देखना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है? माइंड तो मेरा ही है ना? बॉडी मेरी है, मेरी सुन नहीं रही है, मेरी मान नहीं रही है। तो तब मैंने माइंड के बारे में बहुत खोजा, बहुत जाना, बहुत मतलब इंटरनेशनल लोग हैं, साइमन सिनेक वगैरह, इन सबको मैंने बहुत सुना। और फिर मतलब डोपामाइन जो हमारे केमिकली जो रिस्पॉन्सिबल हैं चीज़ें, मतलब सेरोटोनिन, इनको समझने की कोशिश शुरू की कि मेरा माइंड है, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मेरी बॉडी है, मेरे कंट्रोल में। ऐसे कैसे बैठे-बैठे मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। मैं अपनी सोच को रोक नहीं सकती हूँ। और तब मुझे फाइनली एनएलपी मिला, और फिर मैंने अच्छा खासा 6 महीने का लंबा कोर्स किया, एनएलपी को समझा। और जो बातें हमें सिर्फ़ बोली जाती हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, वो बोल के नहीं भूली जाती हैं, वो आपको आइज़ क्लोज़ करके उस माइंड के उस सेक्शन में जाके, वहाँ पे वैक होता है, जो लैंग्वेज होती है माइंड की, उसको एडिट करेंगे, तो आप उस चीज़ से ऊपर उठ सकते हैं। तो जब मैं एंटायर कोचिंग में उतरी, तो मेरा यही कहना था कि मुझे भाषण मत दीजिए, मुझे तरीका बताएँ, मुझे मेथड बताएँ। तो एनएलपी मुझे वो टूल मिला कि जहाँ एक्चुअली में कुछ टेक्नीक्स हैं, सिर्फ़ एक स्पीच नहीं है कि आगे बढ़ो, भूल जाओ, नहीं भूल रहा भाई, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं भूला जा रहा मुझसे, नहीं उठ पा रही मैं ऊपर खुद से, कॉन्फिडेंस लेके आओ, नहीं आ रहा भाई, नहीं मिलता है, बताओ कौन से बाज़ार में मिलता है, मैं खरीद के ले आऊँगी, नहीं मिल रहा था मुझे। तो वहाँ फिर एनएलपी ने जो मुझे दिया, डेफ़िनेटली वो मुझे और कई साइंसेज़ ने नहीं दिया, दवाइयों ने भी नहीं दिया, जो मुझे एनएलपी ने दिया। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं, एक हेल्थ, एक वेल्थ और एक है रिलेशनशिप। हम बिल्कुल, शुरुआत हेल्थ से करते हैं। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को है और कोरोना के बाद से तो ये और ज़्यादा बढ़ गई है। एनएलपी के थ्रू आप अपनी अच्छी हेल्थ कैसे हासिल कर सकते हैं? कॉमन आदमी जो इसे देख रहा है, जो एनएलपी को बिल्कुल नहीं जानता, उसे अगर हुँ, आप समझाना चाहें कि आपको अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, एनएलपी ऐसे हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। तो एनएलपी में क्या होता है, एक ना प्रीसपोज़िशंस होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे हमारे शॉर्टकट्स होते हैं, मतलब जिसके बेसिस पे एनएलपी है। उसमें एक बहुत अच्छा प्रीसपोज़िशन है, जो कहता है कि माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम है। तो अगर आपकी बॉडी बीमार है, उस वक़्त आप ढंग से उस दिन आप सोच नहीं सकते, और जिस दिन आप बहुत मेंटल प्रेशर में, उस दिन आपकी बॉडी भी थकान महसूस करती है। तो ये एक ही सिस्टम है। तो इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बॉडी को यूज़ कर सकते हैं मेंटल अ, हेल्थ के लिए, और माइंड को यूज़ कर सकते हैं बॉडीली हेल्थ के लिए भी। तो अगर हम हेल्थ में सबसे पहले बात करें, तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको भी बोलूँ कि हाँ जी, आप हेल्थ कैसे ठीक करेंगे, तो हर कोई बोलेगा कल से कि एक्सरसाइज़ करें, डाइट करें, योगा करें, देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपसे अप्लाई नहीं हो रही, वहाँ एनएलपी बीच में आती है, क्योंकि आपको पता तो है आपको क्या करना है, हेल्थ के लिए भी आपको पता है, लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब करंट है जो दौड़ता है हुँ। उनमें। वो करंट जब बॉडी में जाएगा, तो बॉडी एक्शन लेगी। तो वो जो सोच है, वो हमें, तब हम जब मेंटल लेवल पे जब हम काम करते हैं, तो हम बैठ के पहले अपना व्हाय ढूँढते हैं। सबसे आसान तरीका है कि हमें अपनी हेल्थ ठीक क्यों करनी है? जब हम अपने इसको, न्यूरॉन्स को ना सिर्फ़ व्हाय समझ में आता है, लेकिन हम इससे सिर्फ़ व्हाट की बात करते रहते हैं, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसको सिर्फ़ क्यों करना है समझ में आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अगर 10 दिन में 2 किलो वज़न कम नहीं हुआ, तो आप भगवान को प्यारे होने वाले हैं। अब आप सुबह 5 बजे भी उठेंगे, अब आप योगा भी करेंगे, अब आप उबला खाना भी खाएँगे, अब आप सब कुछ करेंगे। आपका व्हाय तो क्लियर होगा। बिल्कुल, न्यूरॉन्स को व्हाय समझ में आना चाहिए, और जो व्हाय की भाषा है, उसमें भी हमारे नीड्स हैं 5-6, जिसमें से ऑफ़ कोर्स मतलब एक हमारा लव एंड कनेक्शन है। वो हर इंसान का ना व्हाय अलग होता है। जैसे कोई शायद इसलिए हेल्थ पे ध्यान देना चाहता है कि मैं लंबी आयु जीऊँ, तो हम बोले आपको लंबी आयु क्यों चाहिए? तो बोलेंगे परिवार के लिए। तो हम ह्यूमन्स हैं, हम कम्युनिटी में रहते हैं, तो जब आप अपने परिवार के साथ अपना व्हाय जोड़ देंगे, आप करेंगे। अब मुझे बताइए, नौकरी जाने के लिए आधी अ, दुनिया कोई भी मोटिवेटेड नहीं होती, लेकिन आप जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। आप उस बॉस को भी झेल रहे हैं क्योंकि आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको हेल्थ पे काम करना है, बॉडी पे काम करना है, तो पहले अपने व्हाय पे काम करें,
तब आपका और विजुअलाइज़ेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जब आप खुद को विजुअलाइज़ भी करेंगे कि मुझे हेल्दी बॉडी में कैसा लगूँगा और मुझे उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे पेन और प्लेज़र में, तो भी आप हेल्थ को तभी ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो सबको कहूँगी कि लंबा-सा व्हाय लिखें, कि अगर मुझे पहले तो 4 किलो वज़न कम करना है, सही नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है। मुझे इतना किलो होना है, गोल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, गोल हमेशा पॉज़िटिव भाषा में होना चाहिए। तो उसके बाद क्यों मुझे ये कम करना है? तो उसमें हो सकता है कोई ये भी कहे कि मुझे अच्छा दिखना है, तो अच्छा क्यों दिखना है? ताकि मुझे तारीफ़ मिले। तो वो सिग्निफिकेंस एक हमारे माइंड को भाषा तारीफ़ की भाषा समझ में आती है हमें। तो अगर आप अपने माइंड को बोलेंगे कि देख अच्छे से फिट हो जा सो दैट लोग तेरी तारीफ़ करें, वो करेगा। तो उसकी भाषा व्हाय समझे, परिवार है, सिग्निफिकेंस है और कई बार वैरायटी भी होती है। कई लोगों को वैसे भी शौक होता है कि हम नए-नए तरीके अपनाएँ, वो भी है। तो आपको अपने व्हाय ढूँढें पहले आप कि आपको क्यों हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि ये कहते हैं ना मोटिवेटेड तो आप है ही, वजह या तो आपके पास क्यों ठीक होने की है, नहीं तो क्यों नहीं होने की वजहें ज़्यादा बड़ी हैं। इसके पास हेल्थ पे काम ना करने की वजह ज़्यादा है। इसीलिए ये सुबह बोलता है सो जा, अभी योगा नहीं करेंगे, सो जा अभी। तो इसलिए भी तो हमें अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना है। इससे लड़ेंगे तो आप 4-5 दिन उठेंगे सुबह, लेकिन छठे दिन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको दोस्त बनाना है, इससे आपने लड़ना व्हाट नहीं। क्लियर कर लिया, व्हाय क्लियर कर लिया, क्या इसके बाद के भी कुछ और स्टेप्स हैं जहाँ पर आपको आपका मन धोखा दे सकता है? यस क्योंकि जब हाउ आता है, तो हम कहते हैं कि इसको सही सवाल पूछें, ये जवाब देगा। ये गूगल सर्च इंजन है। मतलब अगर आप इसे पूछेंगे कि हाउ कि मैं कैसे अभी दुखी हो सकता हूँ, तो बता देगा। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, वो भी बता देगा। ये नहीं देखता कि उसके बाद आप कैसा महसूस करेंगे, ये सिर्फ़ अपने सवाल का जवाब देता है। तो हम कहते हैं कि इस कला को सीखें, अपने दिमाग को सही सवाल करना पूछें। अगर सीखें, अगर आप पूछेंगे कि अरे! अगर मैं फ़ेल हो गया तो? ये आपको बहुत क्लियर विज़न दिखा देगा कि तू सड़क पे आ गया, तू यहाँ हो गया, तुझे घर वा सब पूरा विज़ुअल दिखा देगा। लेकिन अगर आप एक सवाल बदल दें कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये वो भी आपको साफ विज़ुअल्स दिखा देगा। तो इसको सही सवाल पूछें, अगर आप इसको हाउ सही पूछेंगे कि मेरी ये वजह है और अभी मुझे ये करना है, मुझे बता मैं कैसे करूँ? तो ये आपको जवाब देगा, ये आपको सपने में भी जवाब दे देगा। और अगर आप इसे बोले कि अभी मत दे, कुछ टाइम के बाद दे दे। अगर आप देखें हमें कई बार इनसाइट होता है कि अरे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, उस एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा। आपने सवाल डाल दिया उसके। हो सकता है उसकी लाइब्रेरी इतनी उलझी हुई है, आपने सुलझाई नहीं कभी। उसको टाइम लगा उस किताब तक जाने में। हो सकता है अगले दिन आपको अचानक से आप कुछ और काम कर रहे हैं और आपको याद आ जाए कि अरे! उस एक्टर का नाम तो ये था, उस मूवी का नाम तो ये था। तो इसको सही सवाल दें। ये उस वक़्त जवाब नहीं देगा हाउ का, लेकिन देगा ज़रूर। और आप इससे बात करके यानी कह कि सकते यानी कि आप बाहर से जवाब नहीं ढूँढ रहे, जवाब आपके अंदर से ही आना है और आपको वो हैं। जवाब कैसे लाना है, उसी का तरीका आपको सीखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी में हम जर्नलिंग सिखाते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं, बल्कि हम एज़ अ कोच यही बात करते हैं कि हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन हमें आपको उस स्टेट में लेके जाना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सको। क्योंकि एनएलपी का एक और प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, लोग गलत नहीं हैं, उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं है। उनको सही मेंटल स्टेट में रहना नहीं आता, इसीलिए उन्हें सॉल्यूशंस नहीं मिलते। और दूसरा ये भी एनएलपी मानती है कि अगर किसी इंसान ने भी इस धरती पे कुछ भी हासिल किया है, तो आप भी कर सकते हैं। आप बस ये जानें कि उसने क्या प्रोग्रामिंग की थी, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उसने क्या एफर्ट लिए थे। अगर आप उसे कॉपी कर लेंगे, उसे हम मॉडलिंग कहते हैं एनएलपी की भाषा में। अगर आप उसे मॉडल कर लेंगे, तो वो आप भी कर सकते हैं। और यही एनएलपी का पूरा सार है क्योंकि हमने इतने बड़े-बड़े लोगों को ही स्टडी किया था जॉन ग्रिंडर ने और तब वो मॉडल्स हमें दिए थे कि सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ डिज़ीज़ फ्री मतलब ज़्यादा वो आपके वो जो बीमार दिमाग है उन्हें पढ़कर बनी है, कि कहाँ कमी है, कैसे कर सकते हैं, क्या दवाई दे सकते हैं। जिसे हम हेल्थ केयर कहते हैं यूजुअली वो डिज़ीज़ केयर होता है। वो हेल्थ केयर नहीं होता है, डिज़ीज़ केयर होता है। पर एनएलपी ऐसे बनी कि हम सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें, कि ये कैसे सोचते हैं, इन्होंने ऐसा कैसे हासिल कर लिया, इन्होंने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी और वो मेंटल मॉडल आपको दिए जाते हैं कि आप भी लाइफ में यही अप्लाई करें। जब भी हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी हमारा टारगेट है, उसे हासिल करने में एक वक़्त भी लगता है। आपने कहा व्हाट क्लियर कर लीजिए, व्हाय क्लियर कर लीजिए, हाउ भी क्लियर हो गया। लेकिन उसकी जर्नी जो होती है, वो इतनी लंबी होती है कि उस जर्नी के बीच में हमारा टूट जाना, थक जाना, रुक जाना, ये सब कुछ होता है। चाहे आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, चाहे आपको पैसा कमाना है, चाहे आपको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, ये बहुत लंबी जर्नी है और इस बीच में जब आप टूटते हैं,
आपकी सारी पुरानी चीज़ें जो भी आपने अपने दिमाग को सिखाई थी, समझाई थी, वो सब एक झटके में हवा हो जाती है। कोई ऐसा झटका आपको लग जाता है। वहाँ से कैसे उभरेंगे? देखिए, यहीं पे आता है बिलीफ सिस्टम कि मतलब अगर आपने बचपन में जो आपने माइंड हर वक़्त सीख रहा होता है, अगर आपने किसी को बिलीफ सिस्टम ना हमेशा एविडेंस बेस होता है कि आपने लाइफ़ में एविडेंसेस क्या देखे, आप उसको क्या कहानी सुनाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ़ उन लोगों को देखा है कि जो हार के खत्म हो गए मतलब और आपका माइंड आपको वही दिखाएगा, तो आप भी वही करेंगे क्योंकि इसपे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स मतलब हमेशा कॉपी कर रहे होते हैं हम। हमारे अंदर वो कह सकते हैं कि बंदर अभी भी है। जो हम मिरर न्यूरॉन्स कॉपी करते हैं। इसीलिए हम अपने माता-पिता का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हमारा माइंड अपने आप सीख लेता है। तो पहले तो कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? आप फेलियर की क्या डेफिनिशन लेके चलते हैं? क्योंकि एनएलपी बोलता है कि देयर इज़ नो फेलियर, वहाँ सिर्फ एक फीडबैक मिलता है आपको कि आपको क्या बदलना है, आपको क्या चेंज करना है। दूसरा ये कि जब आप गिरते हैं, तो आप हमेशा अपने गोल्स पे नहीं, अपनी आदतों पे गिरते हैं। लाइक अगर आपने दोबारा खड़े होना है, वो आदत है, पैटर्न है। आप दोबारा खड़े नहीं होंगे, वो भी एक मेंटल पैटर्न है, वो भी एक आदत है। तो हम आपके पैटर्न भी स्टडी करते हैं कि आपने क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कितने लोग हैं, किसने फेलियर नहीं देखा है मुझे बताएँ और जो जितना सक्सेसफुल है, उसने उतना बड़ा फेलियर देखा है। ठीक है? लेकिन वो कैसे दोबारा उठ गए? उन्होंने कौन-सा बिलीफ सिस्टम लगाया? उन्होंने किसको उदाहरण देखा? उन्होंने किसको रोल मॉडल माना? तो ये काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को हम इकट्ठा करते हैं और उसी से आपका माइंड अपग्रेड करते हैं कि वो बचपन की हार को भूल जाएँ। कई बार वो स्कूल पे स्टेज पे एक बार कोई आप पे हँस दिया तो आप दोबारा स्टेज पे ही नहीं गए, तो समझ रहे हैं आप वो पुरानी प्रोग्रामिंग से काम कर रहे हैं। तो वो प्रोग्रामिंग आज भी आपके अंदर बोल सकती है कि भई आज मैं फेल हो गया, मैं दोबारा कभी जैसे स्टेज पे नहीं गया था, अब मैं दोबारा कभी स्टार्टअप ट्राई नहीं करूँगा। तो वो जो बचपन की प्रोग्रामिंग है, उससे आपको हम सेपरेट करते हैं। कि वो एक बचपन थे और आज आप बहुत डिफरेंट हैं। उसकी बहुत सारी टेक्नीक्स हैं ऑफ कोर्स लेकिन मैं मानती हूँ कि आदत बहुत ज़रूरी है, हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ़ फ़िज़िकल हैबिट्स की बात करते हैं, हम मेंटल हैबिट्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं। गिर के उठना आदत है, गिर के ना उठना भी आदत है। दोबारा ये सोचना कि मेरी गलती कहाँ थी, ये भी आदत है और मैं तो इसलिए फ़ेल हो गया क्योंकि मैं गलत जगह पे पैदा हुआ या मेरा परिवार सपोर्टिव नहीं है या मेरा तो बॉस ही सही नहीं है, मेरा कलीग एनवायरनमेंट सही नहीं है, ये सोचना भी एक आदत है। तो मुझे लगता है हमारे हैबिट्स आस-पास कई बार सराउंडिंग में भी लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा गिराने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनका ये तरीका होता है कहने का कि ये नहीं कर पाए क्योंकि तुझ में गलती है, तुझ में कमी है, तुझे ही करना नहीं आता, तू कर ही नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल हम में से बहुत और सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। वहाँ से आप कैसे बाहर आएँगे? चाहे आप एनएलपी जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अगर आपको कंटीन्यूअसली कोई ये कहता रहे कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर हाँ, पाएगी, तो वहाँ से बाहर हाँ। कैसे निकलें? देखिए हमारे पास डेफ़िनेटली ऐसे बहुत केसेज़ आते हैं और यहाँ से मैं शुरू करूँगी कि जब हम पैदा हुए थे, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट पैदा हुए थे। तो हम 2 साल के 3 साल के थे, तो हमें शीशे में देख के ना बहुत अच्छा लगता था हमें खुद ही देख के। हमें लगता था हम डिवाइन हैं, हम प्यार के लायक हैं, सब हमसे प्यार करते हैं। तो हम वैसे पैदा हुए थे। पहले तो आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि याद करें कि आप सब कॉन्फिडेंट पैदा हुए थे, फ़ियरलेस थे, लोगों की जजमेंट को आप बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। हाँ, उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई। तू मोटा क्यों है? तू काला क्यों है? तू लंबा क्यों नहीं है? तू ऐसे क्यों बोलती है? तू खाती क्यों नहीं है? वो सारी उनको हम बोलते हैं ऑडियो फाइल्स, वो यहाँ सेव्ड है। और एक फ़ाइल होती है उसको बोलते हैं हम सेल्फ इमेज फ़ाइल, सेल्फ की फ़ाइल, हमारी फ़ाइल। तो उस फ़ाइल में क्या होता है फीचर्स होते हैं, हर इंसान के फीचर होते हैं देखो। मतलब जैसे अगर आप आज किसी इंसान को मिले तो उसके नाम की एक फ़ाइल बनती है, ये इंसान और उसके नीचे उसके 4 फीचर्स लिखे जाते हैं। ऐसे ही आपके अपनी भी एक फ़ाइल है, सेल्फ इमेज फ़ाइल जिसमें आपके अपने फीचर्स लिखे हुए हैं। बट सैडली क्योंकि आपने अपने माइंड प्रोग्रामिंग पे काम नहीं किया, तो टीनेज में भी आपने जो क्रिटिसिज़्म सुना है, आज भी आप जो क्रिटिसिज़्म सुन रहे हैं, वो लोगों की आवाज़ अब आपकी आवाज़ बन चुकी है। तो ऑफ कोर्स एनएलपी में हम उसे म्यूट भी करते हैं। ऐसा नहीं हम उसे म्यूट करते हैं बाकायदा प्रोसेस में ले जाके और हम जब लोगों को लिखवाते हैं कई बार तो उनके अंदर से आई भी नहीं निकलता, यू निकलता है। वो ऐसा भी नहीं कहते कि आई एम दिस, वो लिखते हैं यू आर दिस और उसमें लोगों ने कई बार जानवरों के नाम भी लिखे हैं कि तू गधा है, खच्चर है, ये सब भी सुन रखा है लोगों ने, तो वो सब बोलते हैं उसको निकलना ज़रूरी है बाहर वो और उससे डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा सेल्फ इमेज में, फ़ाइल में हम क्या चाहते हैं, उसे ऐड करना भी ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को बोलूँगी कि शीशे में खड़े होकर रोज़ अपनी 10 तारीफ़ शुरू करें, क्योंकि दुनिया तो हम नहीं बदल सकते। उस सेल्फ इमेज में जो आपके लोग बुराइयाँ कर रहे हैं, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस सेल्फ इमेज फ़ाइल को अपडेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर वही इंसान आपको आके आपके जीवन की एक सलाह दे दे, वो तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। बोलेंगे चल तू मत बता मुझे क्या करना है। लेकिन वही इंसान आके आपको कह दे कि आज तू मोटा लग रहा है
उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो सेल्फ इमेज फाइल करप्टेड है, उससे वो मैच करता है। तो आपको अपनी सेल्फ इमेज फाइल के लिए मैं सबको कहूँगी, सेल्फ लव एक तरीका है, लेकिन जर्नलिंग शीशे में देखकर खुद को 10 तारीफ़ें, चाहे आपको लगे आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे आपको लगे कि आप नौटंकी कर रहे हैं, वो करें, क्योंकि दुनिया भी आपसे झूठ ही बोल रही है। दुनिया भी आपको नौटंकी कर रही है कि आप अच्छे नहीं हो, तो उनकी नौटंकी को तो आप मान रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं मान रहे हैं? और शीशे में खड़े होकर हमें आदत है कि अरे! मेरी नाक ठीक नहीं, मेरे बाल ठीक नहीं, मेरा वज़न ऐसा नहीं, तो आप अपनी सेल्फ इमेज फाइल के साथ क्या कर रहे हैं? गलत ही कर रहे हैं ना फिर से। तो हमें अपनी सेल्फ इमेज को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जब दूसरे कुछ बोलें, तभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अदरवाइज़ बोल के कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे इस कान से सुन, उस कान से निकाल दे, कुछ नहीं होता उससे। हमारी जो सेल्फ इमेज फ़ाइल है, जिसमें बाकायदा ऑडियोज़ सेव्ड हैं, हमें वहाँ पॉज़िटिव ऑडियोज़ बढ़ानी है और नेगेटिव ऑडियोज़ की क्वांटिटी कम करनी है। तब एक टाइम आएगा, तो उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब वो टाइम आएगा, जब कोई आपको कुछ कहेगा और आप बोलेंगे हाँ, तो? वो हिम्मत अंदर से तब आएगी जब आपका माइंड आपके साथ है। यही हम रिलेशनशिप्स पे भी लगाते हैं, मतलब इफ आई कंटिन्यू फर्दर, यही कॉन्सेप्ट हम रिलेशनशिप पे भी लगाते हैं कि अगर मैं आपको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें भी कहूँगी कि ज़रूर आँखें बंद करके जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में सोचें। तो आपको उसका चेहरा दिखेगा, आपको उसकी आवाज़ दिखेगी और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। 1 मिनट में अगर मैं आपको कहूँ कि आप उस इंसान के बारे में सोचें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक जो आपको बहुत गुस्से में मतलब इरिटेट कर देता है आपको। आप आँखें बंद करके उसके बारे में सोचें, उसका आपको चेहरा भी दिख जाएगा, उसकी आवाज़ भी सुन जाएगी और आपका मन भी खराब हो जाएगा। वो दोनों ही आपके सामने नहीं है अभी। तो बाहर का कुछ भी नहीं है ये अंदर का ही है। और मैं आपको जब तीसरा स्टेप दूँगी कि अब आँखें बंद करके आप खुद को देखने का प्रयास करें। तो जो लोग दूसरों के ओपिनियंस में उलझे हुए हैं, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उनको पहले अंधकार दिखेगा, बहुत कोशिश करेंगे तो भी अपना चेहरा नहीं दिखेगा। फिर जब देखने की बहुत कोशिश करेंगे तो ब्लर्ड दिखेगा, दूर दिखेगा। वो सेल्फ इमेज फाइल का टेस्ट होता है कि आपकी सेल्फ इमेज फाइल कितनी करप्टेड है या कितनी अपग्रेडेड है। तो अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं वो खुद को ढंग से नहीं देख पा रहे और मुश्किल हो रही है, तो यहाँ मैं आपको रिश्तों की समझ देना चाहूँगी कि जो आपसे जिससे आप प्यार करते हो, उसकी भी पावर आपके माइंड पे ज़्यादा है, जिससे आप गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, नफ़रत करते हो, उसकी भी पावर आपके न्यूरॉन्स में ज़्यादा है। ये दोनों आके रिमोट चलाते हैं और आप नाचते हैं, क्योंकि आपकी जो अपनी सेल्फ इमेज की जो फ़ाइल है, आपके न्यूरॉन्स सबकी सुनने को तैयार हैं, सिवाय आपका अपने बारे में। तो रिश्ते भी सुधारने अगर, तो भी सेल्फ इमेज फ़ाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठें, शीशे के सामने जाएँ और अपनी 10 तारीफ़ें डेफ़िनेटली करें, ताकि वो फ़ाइल अपग्रेड हो। और टेस्ट यही रहेगा, 10 दिन करके देखें, 11वें दिन आँखें बंद करके देखें, क्या खुद को देख पा रहे हैं? क्या खुद का चमकता चेहरा देख पा रहे हैं? तो दैट मीन्स आज आप में वो हिम्मत है कि कोई आपको आके कुछ कह भी दे, तो आप बोल पाएँगे, हाँ, तो हूँ मैं ऐसा। तब बोल पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं बोल पाएँगे। मोटिवेशनल स्पीच सुन के नहीं बोल पाएँगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, मुझे लगता है ये हर कोई अप्लाई कर सकता है। जिन अफ़र्मेशंस की बात हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या वो सच में काम करती हैं जैसा आपने कहा? और अगर बचपन से ही इस आदत को डाला जाए, तो आप पर कैसा असर पड़ सकता है? क्या आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल है ऐसा जहाँ पर बचपन से ही इस आदत को डाला गया, तो बड़े होने के बाद भी वो कंटिन्यू रही और उसका बहुत पॉज़िटिव असर नज़र आया? क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से कई लोग हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि वो अभी से उनके साथ ये शुरुआत करें। बिल्कुल। तो पहले तो मैं कहूँगी कि अफ़र्मेशन सिर्फ़ वो नहीं होता जो हम कागज़ पे 10 लिखते हैं। हम खुद से जो भी बात कर रहे हैं वो अफ़र्मेशन नहीं होता। जो सेल्फ टॉक है वो अफ़र्मेशन नहीं होता है। तो कई लोग जो कहते हैं कि हमने कभी अफ़र्मेशन नहीं करी, तो अफ़र्मेशन तो आप कर ही रहे हैं। चाहे वो हुँ। पॉज़िटिव या नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन आप अफ़र्मेशन तो आप हमेशा ही कर रहे हैं। और हम तो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हम तो हमारी तो साइंस ये कहती है कि लैंग्वेज जिस तरीके से आप खुद से बात करते हैं, वो ही आपके माइंड को प्रोग्राम करता है। तो एफ़र्मेशन तो बहुत बड़ा टूल है उसमें। एफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन, ये 2 बहुत बड़े टूल हैं माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। तो एफ़र्मेशन बचपन में तो डेफ़िनिटली इसका बहुत असर होता है, पर उससे पहले मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि सुबह-सुबह तो आपने सैलेड खाया और उसके बाद सारा दिन आप बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं। तो एक लाइफ़स्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ के तो आपने कागज़ उठा लिया और आई एम दिस करके एक तोते रटन की तरह आपने बोल बोल दिया और उसके बाद सारा दिन सिर्फ़ अरे मुझसे, और फिर सेल्फ हेट्रेड में है सारा दिन कि मुझसे तो ये नहीं हो रहा, मुझसे तो वो नहीं हो रहा। तो एक ये बहुत बड़ी गलती है अफ़र्मेशन में, और फिर लोग कहते हैं कि अफ़र्मेशन काम नहीं करती। अफ़र्म तो आप सारा दिन भी कर ही रहे हैं।
मुझसे ये नहीं होगा, वो भी अफ़र्मेशन ही है। तो एक तो लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, सेल्फ टॉक को ओवरऑल चेंज करें। दूसरा अफ़र्मेशन काम करती है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत है और आपका सबकॉन्शियस रिसीविंग के लिए पूरा तैयार है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये बात स्पेशली बोलना चाहूँगी, मैं अपनी पेरेंटिंग वर्कशॉप में पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि जब आपका बच्चा आँख खोल रहा है सुबह, इनफैक्ट आप डीप अल्फ़ा स्टेट में हैं उस वक़्त। उस वक़्त आप जो भी बोल रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं या अपने बच्चे को बोल रहे हैं, वो उसके सबकॉन्शियस में सीधा जा रहा है। तो जब आपका बच्चा पहली आँख सुबह खोलता है, उस वक़्त उस पे चिल्लाएँ ना। ये बहुत कॉमन एरर देखा है मैंने पेरेंट्स में कि उस वक़्त वो उसको बहुत कुछ कहते हैं सिर्फ़ ना उठने के लिए। कि तुम क्या करोगे? ये है, वो है, उठो। मतलब उस वक़्त इतना चीखना-चिल्लाना है कि वो बिल्कुल गलत प्रोग्रामिंग कर रहा है बच्चों की, बहुत ज़्यादा गलत प्रोग्रामिंग कर रहा है। मैं बोलती हूँ आगे तक वो बच्चे के साथ रहेगा। तो हर पेरेंट को मैं बोलूँगी जब आप पहली आवाज़ जब बच्चे को सुबह उठने को दे रहे हैं, उस वक़्त उसके पास जाएँ। अगर वो अफ़र्मेशन नहीं समझ रहा है तो आप उसके कान में वो वर्ड उस जैसे सपोज़ आपके बच्चे का नाम राहुल है, तो आप अपने बच्चे से कान में प्यार से ऐसे बात करें, मेरा कॉन्फिडेंट राहुल। मेरा हैप्पी राहुल, ये अफ़र्मेशंस आप कर रहे हैं उसके बदले में, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड बंद है, वो अल्फ़ा स्टेट में उसका माइंड पूरा ओपन है। आप उसके कान में वो बात डालें, जो आप चाहते हैं कि उसका सबकॉन्शियस वायर हो। तो मेरा कॉन्फिडेंट राहुल, मेरा हैप्पी राहुल, मेरा जल्दी उठने वाला राहुल, आप जो भी चाहते हैं, वो वर्ड वहाँ डालें। प्लस मेरा वर्ड जब आप डालते हैं, तो आपका रिश्ता भी बहुत इम्प्रूव होता है। तो मैं तो बोलती हूँ ये 3-4 वर्ड अपने बच्चे के कान में ज़रूर बोलें, जब वो ठीक सोने वाला हो तो भी बोलें, जब वो उठने वाला है तो भी बोलें, तो आपने उसकी अफ़र्मेशंस कर दी। और अपने लिए भी यही करें, जब आपको पहली आँख खुलती है, जब मेरी पहली आँख खुलती है तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ दैट आई एम अनस्टॉपेबल। तो मैं पहली आँख खुलते ही क्यों? क्योंकि आप उस अल्फ़ा स्टेट में हैं, वो सबसे अच्छा समय है अफ़र्मेशंस करने का। और उस वक़्त प्रॉब्लम क्या है, जनरली लोग क्या गलती करते हैं, आँख खुलते ही, ओहो! अभी ऑफ़िस जाना है, अरे! अभी खाना भी बनाना है। आप समझ रहे हैं? तो आपने हेटरेट के लिए उससे सुबह-सुबह भी उठते ही जल्दी हम कुछ और करते हैं आजकल और वो है सुबह उठते ही अपना फ़ोन पकड़ लेते हैं। रात को सोते हैं तब भी अपने हाथ में फ़ोन होता है, सुबह उठते हैं तब भी हाथ में फ़ोन होता है। ये ये कितना तो नेगेटिव असर डाल सकता है? बहुत ज़्यादा, बहुत-बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली सोते वक़्त तो मैं बोलूँगी कि 1 घंटे एक स्लीपिंग का रूल होता है 1, 2, 3 का, कि मतलब आप उसमें 1 घंटा पहले आपको फ़ोन बंद करना ही करना है। क्योंकि देखो, एक तो होती है स्लीप, एक होती है डीप स्लीप और स्लीप हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 10 घंटे सो गए छुट्टी वाले दिन, आप 12 घंटे भी सो गए चलिए, मतलब कल तो संडे है। आप 12 घंटे सोने के बाद भी अगर फ्रेश नहीं हैं, आप उठ के ग्रॉगी हैं, चिड़चिड़े हैं, तो उस स्लीप को स्लीप नहीं बोला जाता और आपकी फिज़िकल हेल्थ भी उससे बहुत खराब होगी, आपका फ़ोकस भी उससे बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो एक साउंड स्लीप हुँ। बहुत ज़रूरी है और साउंड स्लीप का मतलब क्वांटिटी नहीं है, 10 घंटे, 12 घंटे की नींद की नहीं है। आप देखें हमारे इतने सक्सेसफुल लोगों के बारे में आता है कि वो सिर्फ़ 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, उनकी एज देखें आप, क्यों? क्योंकि वो अपनी अल्फ़ा स्टेट जो माइंड का जो थीटा डी जो डीप स्लीप है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। चाहे उसे आप योग निद्रा का नाम दें, चाहे आप उसे रिलैक्स्ड माइंड का मतलब अलग-अलग अल्टरनेट साइंसेज़ इसको अलग-अलग नाम देती हैं, लेकिन स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप सोते वक़्त मतलब सोने से पहले 1 घंटा पहले अपनी डिवाइसेज़ को बंद करें क्योंकि वो जो लाइट आपकी आइज़ पे पड़ती है, आपका माइंड कन्फ्यूज़ रहता है कि अभी दिन है या रात है, रिलैक्स करवाना है कि नहीं करवाना है। तो आपको लगता है कि आप सो गए, लेकिन वो सिर्फ़ बड़ी सरफ़ेस लेवल की नींद होती है और आप में डिस्ट्रैक्शन अगर लाइफ़ में है, वो बढ़ जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। तो 1 घंटा पहले आप प्लीज़ सब डिवाइसेज़ बंद करें और सोने से पहले सिर्फ़ इतना बोलें, आई एम बिकमिंग रिलैक्स्ड। रिलैक्स ना एक बड़ी वैल्यूड स्टेट है लोगों के लिए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस करते रहते हैं। मैं समझती हूँ लोगों को रिलैक्स होना सीखना है आज की डेट में। मतलब आई वांट टू बी हैप्पी से ज़्यादा आई वांट टू बी रिलैक्स अगर लोग मंत्रा बनाएँगे, उनकी लाइफ़ का स्ट्रेस, स्लीप, हेल्थ सब चीज़ें बहुत सही हो जाएँगी। तो सोते वक़्त सिर्फ़ बोलें आई एम बिकमिंग रिलैक्स्ड, आई एम बिकमिंग रिलैक्स्ड। ये बोलते-बोलते आप सो जाएँ। अगर बिना अलार्म के आप 4-5 दिन करें, बिना अलार्म के उठेंगे आप। देखिए, हम सोते क्यों हैं? बैटरी चार्ज करने के लिए। तो जब बैटरी चार्ज होगी तो आपकी आँख अलार्म से क्यों खुलेगी? ऐसे खुलनी चाहिए। और जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, तो आप बिना अलार्म के अपने आप उठेंगे। और मैं तो जिस तरीके से सुबह उठती हूँ, उससे जज करती हूँ कि कल का मेरा दिन या सोने से पहले का मेरा 1 घंटा कैसा था। तो मैं सबको ये कहूँगी कि सुबह जिस तरीके से आप उठ रहे हैं, उससे जज करें कि पिछली रात सोने से पहले 1 घंटा आपका कैसा था।
उसके ऊपर बहुत काम करें, आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, मैं गारंटी दे सकती हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों की तो नींद पूरी ही नहीं होती है, वो दिन भर भी कुछ हद तक नींद में ही रहते हैं। इसका हाँ, मतलब क्या है? उनकी इसका लाइफ़स्टाइल के बारे में तो क्या कहा जा सकता है? उनकी नींद पूरी ना होने की यही वजह है क्योंकि एक तो वो सोने से पहले सेल्फ टॉक उनकी नेगेटिव है। ठीक 1 घंटा पहले जो सोने से पहले वो सो रहे हैं, उस वक़्त वो अपने माइंड को देखिए कई बार क्या होता है कि जब आपकी अगली सुबह बच्चों को देखिए जब पिकनिक जाना होता है, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन स्कूल जाने के लिए नहीं उठते हैं, ये माँ-बाप मेरे पास बड़ा कॉमन प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो मैं कहती हूँ क्योंकि सोने से पहले जो 1 घंटा आपका है या जब आप बिल्कुल अल्फा थीटा स्टेट में हैं, उस वक़्त अगर आप अगले दिन की तरफ देख रहे हैं, लाइक आप लुकिंग हुँ। फॉरवर्ड कर रहे हैं, वॉव! कल संडे है। लोग ऐसा करते हैं और कहते हैं यार आज तो नींद ही नहीं आ रही, आज मैं जल्दी उठ गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को सोने से पहले क्या प्रोग्राम किया कि कल तो बहुत अच्छा दिन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डे। तो वो आपको जल्दी उठाएगा, अच्छे से रिलैक्स भी करेगा। लेकिन जब आप सोने से पहले करते हैं, अरे कल तो सोमवार है, कल तो मंगलवार है, अरे कल तो पेपर है। तो आपका माइंड आपका भला ही चाहता है। तो वो सोचता है यार कल ना ही उठे तो बेटर है, थोड़ा लेट ही उठे तो बेटर है। योर माइंड आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अगले दिन के लिए मतलब देख ही नहीं रहा उसको, देखना ही नहीं चाहता। पेन और प्लेज़र प्रिंसिपल अगर आम आदमी समझ जाए, तो मैं सोचती हूँ उसका लाइफ़ बदल सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पेन और प्लेज़र के डब्बे हैं कि ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें नहीं लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी बातें करते हैं, माइंड उसको अलग-अलग डब्बों में डालता है। इस पे मैं गुस्सा हूँ, इस पे मैं दुखी हूँ, इस पे मैं ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रॉब्लम ये है कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, जैसे एक्सरसाइज़, हमने उसके बारे में इतना नेगेटिव बोला हुआ है अपने माइंड से कि उसने उसको पेन के डब्बे में डाला हुआ है। डाइट फूड, पेन के डब्बे में डाला हुआ है। सुबह उठना, पेन के डब्बे में डाला हुआ है। ओए होए! सुबह तो जल्दी उठना है, तो चला गया पेन के डब्बे में वो। तो माइंड का हमारा ये तो रेप्टिलियन माइंड जब हम केव्स में रहते थे, ये प्रिंसिपल तब से हमारे साथ है कि जहाँ दर्द है, वहाँ से दूर जाओ। दिमाग को सही गलत से मतलब नहीं है। जहाँ दर्द है वहाँ से दूर जाओ। अब हम कभी बोलते हैं कि यार ये बर्गर कितना गंदा है, ये पिज़्ज़ा कितना गंदा है। हम उसको पेन के बॉक्स में डालते ही नहीं हैं, हम उसको प्लेज़र के बॉक्स में डालते हैं। तो ये प्रॉब्लम है सारा का सारा कि हमने अपने खुद बात करके, अपने आप से, अपने माइंड से बात करके चीज़ों को गलत डब्बों में डाला हुआ है। तो उसे हमें कॉन्शियसली वहाँ अफ़र्मेशन की ताकत भी आती है कि आप बदलें और जो दिन भर रेस्टलेसनेस है आपको, आई एम रिलैक्स्ड। ये कभी भी आप बैठे हुए भी हैं, अकेले बैठे हैं, एज़ इफ आई एम रिलैक्स्ड, एज़ इफ एक हिप्नोटिक कमांड होती है, बहुत पावरफुल है। हमने सिर्फ़ इससे लोगों की दवाइयाँ छुड़वाई हैं, नींद की दवाइयाँ छूटी हैं हमारी कम्युनिटी में लोगों की, कुछ कि सोने एग्ज़ाम्पल देके बता सकते हैं अगर आप एज़ इफ के बारे में? एज़ इफ मैं बताती हूँ, एज़ इफ ये मानो कि एक ऐसा हिप्नोटिक कमांड है कि अगर आपको भी कहूँ कि मानो कि आप एक पहाड़ के ऊपर नीले रंग के कपड़ों में खड़े हैं, तो आपने देख लिया खुद को। आपने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि ज्योति जी मैं नहीं मानूँगा। तो आप उसी को हिप्नोटिज़्म कहते हैं। इट्स नॉट कि मैं आपके आगे पेंडुलम घुमाऊँ, राइट? तो आपने वो बात मान ली। तो मानो कि एक ऐसी कमांड है कि आपका अनकॉन्शियस बड़ी जल्दी मान जाता है। तो आपको जो भी स्टेट चाहिए लाइफ़ में, जैसे कि आपको हैप्पी होना है, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी माइंड और बॉडी को कमांड दें, एज़ इफ आई एम हैप्पी। तो अब हैप्पी वाला इंसान ऐसे तो बैठेगा नहीं, ठीक है? मतलब आपने कभी किसी को देखा है जो ऐसे बात करेगा कि यार आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ? नहीं। तो हमारा जो फिजियोलॉजी है वो बहुत पावरफुल टूल है जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा होगा जो ऐसे बोल रहा होगा यार आज इतना दुःख है मुझे, नहीं। क्योंकि आज तक हमारे साथ क्या हुआ है कि एक साइकोलॉजी आई और उसने हमारी बॉडी पे टेक ओवर कर लिया। हमारे कंधे झुक गए, हमारा चेहरा नीचे पड़ गया या फिर खुशी आई तो हमारा चेहरा ऐसे हो गया। लेकिन मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि अपनी स्पाइन सीधी रखें, कंधे ब्रॉड रखें, चेहरा हल्का-सा ऊपर करें, आप भी कर सकते हैं विशाल जी। हल्का-सा फेक स्माइल रख सकते हैं आप अपने चेहरे पे, फेक स्माइल रख सकते हैं। और अब मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि अपने स्ट्रेस के बारे में सोच के दिखाओ। सोच के दिखा लो, आँखें बंद करके कोशिश भी कर लो कि हाँ, मेरी लाइफ़ में क्या स्ट्रेस है। वो आएगा नहीं एक बारी में, ब्लैंक रहेगा। ट्राई कीजिए विशाल जी आप, ये मैं चैलेंज दे सकती हूँ। यानी स्पाइन कि सीधी आपके रखें, पोस्चर से भी ये चीज़ें बदल सकती हैं। बिल्कुल। 200% तो जब आप अपने पोस्चर को कंट्रोल में रखें क्योंकि माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम है, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एक ही सिस्टम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इतने सालों से अब यही समझ में आता है कि साइकोलॉजी हमारी बॉडी को चेंज करती है। तभी तो हम किसी का पोस्चर देख के पहचान जाते हैं, आज क्या हुआ तुझे? दुखी लग रहा है। हम पोस्चर ही पहचानते हैं ना उसका। तो अगर हम अपने बॉडी को कंट्रोल में करें, फिजियोलॉजी को कंट्रोल में करें, तो हम साइकोलॉजी को भी अभी आप देखना ब्लैंक होंगे, आप कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे उस
थॉट से, एकदम से आप ब्लैंक होंगे। तो अगर आप खुद को बोलें कभी भी दिन में दैट एज़ इफ आई एम हैप्पी या एज़ इफ आई एम कॉन्फिडेंट, एज़ इफ आई एम रिलैक्स्ड और फिजियोलॉजी को बदलें, फेशियल एक्सप्रेशंस को बदलें और इंटरनल डायलॉग मतलब आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। कभी भी आप करें 30 सेकंड्स में आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। 30 सेकंड्स में, बड़े आराम से। और यही चीज़ दुखी पे भी लग सकती है। मैं आपको चाहूँ तो यही लाइन बोलकर कि एज़ इफ मैं दुखी हूँ, एज़ इफ मैं मानो कि मैं दुखी हूँ, मानो कि मैं दुखी हूँ, आपके कंधे झुकने लगेंगे, आपका चेहरा झुकने लगेगा। तो यही मैं लोगों को कहती हूँ कि कंट्रोल लें अपने इमोशंस पे, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये दूसरों पे डिपेंडेंट है ही नहीं। जो मेरा सिग्नेचर वर्कशॉप जो अल्टीमेट सेल्फ मास्टरी है, उसमें मैं यही कहती हूँ, देयर आर नो अदर्स। कोई अदर्स हैं ही नहीं। उनको आप बदल भी नहीं सकते। तो आप खुद पे काम करें, अपनी फिजियोलॉजी पे काम करें और सोने से पहले एज़ इफ आई एम रिलैक्स्ड करें। आप सब कोशिश कर सकते हैं जब आप रात को लेटेंगे तो आप खुद को कमांड देंगे कि मानो कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सेट करेंगे जो आपका कंफर्टेबल पोज़ होगा। उसके बाद आप बोलें कि मेरा चेहरा भी रिलैक्स्ड है, तो आपने देखना आप परमानेंट फ्राउन रहते हो आप रियलाइज़ करोगे वो भी उतर जाएँगे। फिर आप साँस लेंगे कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, तो आप रिलैक्स हो जाएँगे। और एज़ इफ आई एम रिलैक्स्ड बोल के सो जाएँ। हमारे यहाँ पे लोग हैं जो फ़िटनेस फ्रीक होते हैं, जो वो स्लीप साइकिल्स की वॉचेस लगाते हैं। उन्होंने तक हमें फीडबैक दिए हैं कि मैम हमारी सिर्फ़ ये बोलने से हमारी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी है। हमारे पास लोग हैं जो स्लीप पिल्स पे सालों-साल थे, उनकी स्लीपिंग पिल्स बंद हो चुकी हैं, सिर्फ़ इस एक तरीके से। वो आके हमें बताते हैं, मैम हम सरप्राइज़्ड थे कि हम उठ भी अपने आप गए, 7 घंटे का 6 घंटे भी हो गया और सोया मैं क्वांटिटी कम थी, लेकिन कहते हैं मेरा साइकिल बेटर दिखा रहा था। जो एक्चुअली जो साइंटिफिकली हर जो लोग बहुत हेल्थ फ्रीक होते हैं, हर वक़्त अपनी स्लीप साइकिल को ट्रैक करते हैं, उन लोगों ने भी आके हमें ये फीडबैक दिया है। क्योंकि वो भी कह रहे थे, मैम हमें लग नहीं रहा था कि इतनी-सी बात से हो जाएगा, लेकिन हमारी तो घड़ी बता रही है कि हमारी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। लोगों की स्लीपिंग पिल्स छूट गई हैं हमारी सिर्फ़ ये करवाने से और ये असर डालेगा आपके एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। आपकी एंग्ज़ायटी भी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन आपको दिखेगा ओवर द पीरियड ठीक होने लगेगा अगर आपका स्लीप क्वालिटी ठीक है। मैं तो सबको कहूँगी स्लीप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो एज़ इफ आई एम रिलैक्स्ड। आपकी संगत कितना असर डालती है? अगर आपके आस-पास जो लोग हैं, वो नेगेटिव हैं या वो दुखी हैं, क्या उनके दुखी होने से आपका दुखी होने का कनेक्शन है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऐसे लोगों की संगत करो, जो सक्सेसफुल हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो खुश हैं। और बचपन से हम बच्चों को भी कहते हैं कि उस संगत में मत जाओ या उनके साथ मत खेलो। क्या इस चीज़ का असर होता है आपके मेंटल स्टेट पर? बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा मिरर न्यूरॉन्स हमारे हमेशा काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम अपने मम्मी-पापा का बोलने का तरीका, मम्मी-पापा के चलने का तरीका और जैसे हम संगत में रहते हैं, संगत की रंगत वही मिरर न्यूरॉन्स है। साइंस में उसको मिरर न्यूरॉन्स बोलेंगे, हम अपनी प्रिंसिपल्स में सिखाने में उसे संगत की रंगत बोलेंगे। तभी कहा जाता है कि आप अपने 5 लोगों के का मतलब एवरेज ऑफ 5 पीपल हैं मतलब आप, तो वो आपके अंदर वो आएगा ही आएगा। हाँ, पर आप सेल्फ इमेज पे ज़रूर काम करते रहें। दूसरा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मिररिंग ऑफ बिहेवियर आल्सो हम बिहेवियर भी मिरर करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई घबराया सा एकदम से आ गया और आपको बोले, "विशाल जी ऐसा हो गया," तो आप देखना आप एकदम से उसको एब्ज़ॉर्ब कर लोगे एनर्जी को। "अरे! ये क्या हो गया?" बिल्कुल सेम मिरर करेंगे आप, कॉपी कर लेंगे आप उसको एकदम से। तो हम उसके बारे में अवेयर नहीं रहते कि हम किसी को मिरर करना हमने शुरू भी कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैम नहीं बदल सकते हम एनवायरनमेंट, हमारे पास ये मजबूरी ही है। तो उनको तो मैं कहती हूँ कि अवेयर हो जाएँ कि कब आप उनको कॉपी करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम करते हैं, जैसे अब जब हम एंग्री में भी होते हैं तो क्या होता है, एक ने गुस्सा दिया, फिर दूसरे ने दिया, तो हम एक-दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, जब बहस भी कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट हो रहा होता है, तो एक्चुअली हम मिरर कर रहे होते हैं। ये मिररिंग बिहेवियर हमारे अंदर बड़ा कॉमन सिनेरियो है। लेकिन उसके बारे में फिर आप अवेयर हो जाएँ कि अरे! मैं तो इसकी तरह बोलने लग गया, इसने बोला मैंने भी आगे से वहाँ पे आपको एक बैरियर बनाना है और हम उसे विजुअलाइज़ेशन भी कहते हैं। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम ऑफ़िस में कलीग्स तो बदल नहीं सकते, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, हम क्या करें? तो हम उन्हें कहते हैं कि विजुअलाइज़ करें कि आप एक शील्ड में हैं। आप एक ट्रांसपेरेंट शील्ड में हैं, आप उसमें विजुअलाइज़ करेंगे, उससे आप उनसे एनर्जी कट करके रखते हैं। जो मिररिंग है, आप उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और हो सकता है वो आपको शील्ड बार-बार बनानी पड़े। उसे हम हर्ट बबल भी बोलते हैं एनएलपी में कि आप हर्ट रेज़िस्टेंट हो जाते हैं फिर। फिर आप वो शील्ड बार-बार विजुअलाइज़ करेंगे तो आप एनर्जीज़ उनसे कट करते हैं क्योंकि मैंने एनएलपी के साथ-साथ और भी बहुत हीलिंग मोडालिटीज़ में भी मास्टर किया है, तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ जज किया कि एनएलपी और हमारी जो पुरानी एंशिएंट विज़डम है, वो इस बारे में मैच करती है। तो आप कभी भी तो इसको आप अंडर कभी एस्टिमेट इसको ना अंडर करें एस्टिमेट अगर ना आपके करें पास अगर कोई आपके पास कोई
जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपने सीखी है? कुछ और अगर आप बताना चाहें? हाँ, हाँ, एनएलपी के मतलब अलावा आपने क्या-क्या चीज़ें देखी? एनएलपी के अलावा मैंने 11 मोडालिटीज़ पे और मास्टरी की हुई है क्योंकि मैं वेस्टर्न साइंसेज़ को और एंशिएंट विज़डम को कंबाइन करने में बहुत यकीन रखती हूँ। तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, तो और मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हूँ, तो मतलब सोल जर्नी को भी मैं समझती हूँ, लाइक आई रीड पीपल्स सोल जर्नी एज़ वेल। एंड मैंने मनी रेकी भी किया हुआ है, मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग भी किया हुआ है, लाइक पर मैंने इनको सब चीज़ों को इकट्ठा करके देखा है कि जो चीज़ें सब में फंडामेंटल जो सेम है, दैट मीन्स सब में चलेंगे। तो मैं मतलब आप सबको मैं ये कहती हूँ कि एकदम से ग्लास विजुअलाइज़ कर लिया करो सामने कि उसकी एनर्जीज़ उसके पास और मेरी एनर्जी मेरे पास। आप कुछ दिन करके देखें, आपको फ़र्क दिखेगा कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत-बहुत फ़र्क है। लाइक आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, आप ज़्यादा दूसरों के उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं और इंटरनली देखो, आपको 2 ही चीज़ें रोक सकती हैं, एक आपका माइंड और दूसरा आपकी एनर्जीज़। तो मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ना कुछ माइंड के लिए ज़रूर करें और कुछ ना कुछ एनर्जीज़ के लिए ज़रूर करें मतलब। तो मैं तभी ये दोनों ही चीज़ों में आगे मतलब लोगों को जब हेल्प करती हूँ तो मैं एनएलपी अपने लिए, माइंड के लिए क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एनर्जीज़ पे काम करेंगे, माइंड पे काम नहीं, माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे, तो आप विक्टिमहुड में चले जाएँगे। फिर आप हमेशा यही बोलते रहेंगे कि इसकी वज़ह से, इसकी एनर्जी ऐसी थी, इसकी मुझे नज़र लग गई या फिर इसको कुछ भी बताओ, तो आप वो विक्टिमहुड ब्लेम फ्रेम में रहेंगे आप हमेशा। क्योंकि आप सिर्फ़ अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ एनर्जी ब्लेमिंग उस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप माइंडसेट पे काम करेंगे, अपने माइंडसेट पे स्ट्रॉन्गली काम करेंगे, फिर आप अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट कर पाएँगे और लोग अक्सर इस चीज़ में बहुत उलझे रहते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि हम तो दूसरों की नज़र लग जाती है या दूसरे हमारे तो ग्रह खराब है। मुझे ध्यान है एक बार जब मैं बहुत पहले टीचर थी, तो मुझे एक पेरेंट ने आके कहा था, उसके बच्चे के सामने मुझे कहा था कि मैम हमने तो पंडित को इसकी कुंडली दिखाई है, इसको तो राहु की दशा लग गई है, तो अब तो ये ऐसा ही रहेगा। तो मुझे याद है कि मैंने उस बच्चे के सामने पेरेंट्स को कहा था कि मैंने यहाँ पे तो सबसे बड़ी राहु मैं हूँ, तो मैंने तो इसको मेरे से बचाना बचाना पड़ेगा आपको, फिर आप बाकी राहु के बारे में बाद में सोच लीजिएगा। तो ऐसे हमने उसका बच्चे का माइंड ही प्रोग्राम कर दिया कि अब तो उसको दशा ऐसी है। तो ऐसा होगा। तो मैं और पिछले जन्म को लेके भी हम बहुत ब्लेम करते हैं कि मैंने तो पिछले जन्म में ऐसे पाप किए हैं, तो मुझे इस जन्म में ऐसा कुछ मिला है। तो या तो जाके आप उसे चेक करें, या तो जाके उसे बदलें और नहीं बदल सकता तो बिलीफ ही तो है। तो मैं तो बोलूँगी मैंने तो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ये मानने में क्या प्रॉब्लम है? जब मानना ही है, सबूत तो दोनों का ही नहीं है। तो मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आप अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो सब अच्छा दिखेगा। तो जो हमारी एशिएंट साइंसेज़ हैं, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो आप उसे बहुत गलत तरीके से लाइफ़ में ना बढ़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कि मुझे तो ये दशा है, ये वो है। मैंने लोगों को हमेशा कहा है कि कम से कम 50 से 60% ज़िंदगी अपने कंट्रोल में रखें। और आप बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद आप दशा रखें, उसके बाद आप नज़र रखें, उसके बाद आप मैं किसी को यहाँ ऑफेंड नहीं करना चाह रही लेकिन अ, मेरे मेरे डैड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट हूँ मतलब मैंने ये सब साइंसेज़ पढ़ने के बाद ही इतना क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। तो 60% ज़िंदगी को हमेशा अपने कंट्रोल में रखें एटलीस्ट। तो अगर आपको लगता है कि आज मेरा लकी दिन नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं, उनको सिर्फ़ 20 से 25% ऊपर साइड में रख दें कि या तो ये मुझे थोड़ा-सा आगे धक्का दे देगा या मुझे थोड़ा-सा पीछे खींच लेगा, लेकिन 100% पावर ना किसी दशा को दें, ना किसी इंसान को दें, ना किसी पिछले जन्म को दें, ना किसी नज़र को दें, किसी को भी 100% पावर ना दें अपने पास अपनी ताकत। आप ज्योतिष में, किस्मत में, डेस्टिनी में बिलीव करती हैं? देखिए, जब हम उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते कि ये किस्मत से हुआ कि मेरे कर्मों से हुआ, मेरे कंट्रोल में क्या है मेरे कर्म। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि ये लेकर चलो कि मैं ही डेस्टिनी बनाऊँगी। मुझे क्रिएटर मोड कहते हैं हम इसको। मैं 4 लेवल ऑफ इवोल्यूशन सिखाती हूँ अपनी कम्युनिटी को, जिसमें पहला आता है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड में मतलब है कि अ, लाइफ हैपेन्स टू मी मतलब आपके पास सिर्फ ये है कि जो भी हो रहा है, लाइफ आपको आ रही है और आप रिएक्ट कर रहे हो बस। मतलब लाइफ ऐसे चल रही है आपकी। किसी ने आके कुछ कह दिया तो आज आपका पूरा दिन खराब है और करियर साइड में बैठा है, रिश्ते साइड में बैठे हैं। तो लाइक लाइफ आप रिएक्ट कर रहे हैं बस लाइफ के लिए। फिर ये मेरा भी टाइम बहुत अच्छे से रहा है विक्टिमहुड को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद वहाँ पे बहुत टाइम तक रही हूँ, जब मुझे लगा कि दूसरे बदलें, दूसरे बदलें, जिन्होंने मुझे डिप्रेशन में डाला है वो बदलें, ठीक है? तो अगर आप इस सोच में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ़ का बहुत कीमती समय खराब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा और ऐसा कभी होने से रहा, तो आप विक्टिमहुड में ना जिएँ। विक्टिमहुड वालों को क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत प्यारा बच्चा बना के उसे पोसते रहते हैं कि अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे मतलब अब मैं
को बोलूँगी अपने ऊपर टेस्ट करें। अगर आज आपने एक नया दोस्त बनाया है और दूसरी मीटिंग में आप उसके पास बैठ के सिर्फ़ अपने दुखड़े गा रहे हैं। तुझे पता है मेरी लाइफ़ में ये भी हुआ, तुझे पता है मेरी लाइफ़ में ये भी हुआ। दैट मीन्स आपका दुःख बड़ा प्यारा बच्चा है, आपका बड़ा स्पेशल बच्चा है आपका और आप लोगों से कॉम्पिटिशन में भी उतर जाते हैं। तुमने तो क्या ही देखा है, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या झेला है, तो भी आप विक्टिम मोड में जी रहे हैं। क्योंकि तो भी आपके दुःख आपका बड़ा प्यारा बच्चा है। और अगर आपको लगे कि अगर मैं आपको कह दूँ कि एनएलपी से मैं एक सेशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ और आपके मन में पहला ख़्याल ये आए कि इतनी छोटी नहीं है मेरी प्रॉब्लम, तो भी आप विक्टिम मोड में जी रहे हैं। मतलब आपने इतना प्यारा बना के रख लिया है अपनी प्रॉब्लम को कि आप उससे उभरना नहीं चाहते, आप उसको एडिक्ट हो चुके हैं। ये लोग ना सिर्फ़ फिज़िकल एडिक्शन समझते हैं, ये मेंटल एडिक्शन होता है। आपको उसको आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स आएँगे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर दूसरा लेवल आता है क्रिएटर मोड का, जहाँ पे आपको ऐसा होता है मैं आपके अंदर मैं भर जाता है। मैं, मेरी लाइफ़, मैं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगी, मुझे जो करना है, मुझे हर हालत में करना है। मैंने वो फ़ेज़ देखा है अपना और मैंने उस फ़ेज़ में अपनी इनकम को 10 एक्स कर लिया था सिर्फ़ 1 साल में और मैं बोलती हूँ घमंड आता है, आए, मैं सबको कहती हूँ कि पहले इवॉल्व हो जाओ, फिर डिसॉल्व हो जाना। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो स्पिरिचुअलिज़्म के थ्रू खुद को डिसॉल्व करना सीख के आते हैं। मैं बोलती हूँ पहले इवॉल्व तो हो जाओ, फिर तुम डिसॉल्व हो। तो वो इतना खत्म होके आते हैं स्पिरिचुअली भी कि इन द वे कि सरेंडर, 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 है ना? सरेंडर आता है तीसरे लेवल पे। पहले इवॉल्व तो हो, खुद को समझो तो सही। तो मैंने वो मैं का फ़ेज़ मैंने भी देखा है और मैंने वो भी किया है और मैं बोलती हूँ बिल्कुल गलत नहीं है। लोग उसको भी गलत बोलते हैं, क्रिएटर मोड है, मैं है, वो तो कोई गलत नहीं है। ये एक जर्नी है, गुज़रे इससे भी गुज़रे हैं आप। फिर तीसरा रूप आता है चैनलहुड का, जहाँ पे आपको लगता है कि आप मीट और है जो बड़ा खेल खेल रहा है और आप उसके थ्रू आप सिर्फ़ एक ज़रिया हो। तो वो जब आप तीसरे लेवल पे पहुँचे, जब मैं चैनलहुड पे पहुँची, ऑफ़ कोर्स तब आप क्रिएटर को आप हाथ जोड़ते हैं, आप इस सृष्टि को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आम इंसान में क्या है, तीसरे लेवल की नॉलेज को बहाना देता है पहले लेवल के लिए। वहाँ पे आप कह सकते हो कि सोल जर्नी है, पिछले जन्म का कर्म है, आप वहाँ पे ये बातें बोल सकते हो कि कर्म है, लेकिन पहले उस लेवल पे इवॉल्व प्रॉब्लम है कि लोग उस लेवल की नॉलेज को फर्स्ट लेवल पे लेते हैं कि अरे सब तो डेस्टिनी है, तो मैं मुझे क्यों कुछ करना है? ये तो मेरे कर्मों में ही लिखा हुआ है, तो मुझे क्यों कुछ करना है? नहीं, पहले सबको रिजेक्ट करें, पहले मैं मोड में जाएँ, उसके बाद भगवान आपको वो फल देगा जब आप एहसास आएगा आपको कि हाँ, मतलब एक बड़ी पावर डेफ़िनेटली है, तो उसको आने दें, पहले मैं में जाएँ, अपने गोल्स अचीव करें। मैं तो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिज़्म को मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि आप सरेंडर करें और जो करेगा वो करेगा, करेगा। फिर आप क्यों गिव अप क्यों करना है आप? पूरी कोशिश लगाएँ, मैं ही बना रहा हूँ मेरी डेस्टिनी। तो या तो जाके टेस्ट कर लें कि क्या डेस्टिनी थी। जब आपके पास नहीं है, आप किसी के पास नहीं जा सकते, तो ये फ़िक्र करें कि हर मैं बना डेस्टिनी भी बना रहा हूँ, कल भी बनाऊँगा, कल उठ के भी बनाऊँगा और देयर वाज़ अ टाइम इन माय लाइफ़ जब मैंने भगवान को रिजेक्ट दिया था कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं होते हैं, सिर्फ़ यूनिवर्स के कुछ लॉज़ होते हैं, आप उन लॉज़ को फ़ॉलो करो, आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँचेंगे और ठीक है, अगर उसने मुझे एम्पावर किया, कोई आएगा ही नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे ही करना है, क्या गलत है? कर गए। हम कहते हैं ना बिलीफ हमेशा 2 तरीके के होते हैं, पावरिंग, डिसिप्लिनरी या तो वो आपको आगे लेके जाएँगे या वो आपको लेके जाएँगे। सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, चैलेंज कर सकते हैं। भगवान है, आप चैलेंज कर सकते हैं, भगवान नहीं है, आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको किससे ताकत मिलती है? जब मैंने डिसाइड किया था कि भगवान नहीं है, बहुत ताकत मिली, मैंने बहुत कुछ हासिल किया ज़िंदगी में और फिर एक टाइम आया जब मैंने उस डिवाइन को में माना, उससे भी मुझे ताकत मिली। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी उसने कोई इंग्लिश मूवी देखी जिसमें की गई थी कि भगवान नहीं होते, सिर्फ़ यूनिवर्सल लॉज़ होते हैं मतलब वो काउंसिल वो यही सुनकर कि भगवान नहीं है, तो मुझे सेम बिलीफ मेरे को उसने कहीं का कहीं पहुँचा दिया। बिलीफ का बिल्कुल टूट गया, उसने मुझसे कहा नहीं इसलिए कि आप सच बताओ कि भगवान नहीं है क्या? तो मैंने कहा क्यों आपको क्या लगता है क्या? कहते हैं ऐसे-ऐसे मैंने कहानी सुनी है और भगवान नहीं है तो मैं किसके पास जाऊँ? बहुत बात सुनेगा। तो वो उसी उसी बलीफ से वो काफ़ी नीचे नीचे उसका मनोबल टूट गया और उसी बात से मेरा मनोबल टूटा। तो हर बिलीफ चैलेंज हो सकता है, मैं तो सबको बिलीफ करें, सोसाइटी के नॉर्म्स चैलेंज करें, मतलब पैसा हाथ का मैल है, किसने बोला मैं तो नहीं मानती। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, किसने बोला मैं तो नहीं मानती। तो पैर पसार के नापूँगी चादर, फिर चादर ताकि तो मैं तो बोलूँगी बिलीफ सिस्टम को चैलेंज सबको
बोलूँगी। चैलेंज करें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप मिलेगा। और हाँ, ये भी बिलीव देखा है मैंने ज़िंदगी में। किसने बोला? हाँ, चैलेंज करें कि मेरे पास होगा। तो आप मानेंगे तो ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, आप बिल्कुल कहीं न कहीं दूर पहुँच बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया। अगर इस पूरी बातचीत को अब क्योंकि हम इंटरव्यू के आखिरी हिस्से हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, इस पूरी बातचीत को अगर हमें समराइज़ करना हो और हुँ। ये समझना हो कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू एनएलपी कैसे पाया जा सकता है, वो 5-7 पॉइंट्स क्या होंगे, जो इस पूरी बातचीत को समराइज़ कर सकते हो? देखिए, एक तो अपने गोल्स को पॉज़िटिव उसमें रखें और अनरियलिस्टिक रखें। मतलब आप डिसीज़न पहले लें, उसके बाद रिसोर्सेज़ क्रिएट करें। बहुत लोगों को रोक के रखा है लोगों ने कि मेरे पास 1 लाख है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, पहले देखें कि मुझे ये घर लेना है, इसके लिए मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो अब 1 करोड़ के लिए मैं क्या करूँ? तो मैं सबको कहूँगी कि अपने डिसीज़न और रिसोर्सेज़ का जो ऑर्डर है, उसको सही करें। फिर आपके पास व्हाय आएगा कि हाँ, मुझे ये व्हाय इसमें करना है, मुझे हाउ इसमें करना है। तो एक तो डिसीज़न लेना सीखें, ये करना है, आदत में करना है, क्रिएटिव मोड में जाएँ। उसके बाद देखें कि ये किसने हासिल किया है ज़िंदगी में, हू हैज़ डन इट? कोई तो होगा ना जिसने वो वहाँ से उठ के वहाँ पहुँचा है। कोई तो होगा जिसने रिश्ते हासिल किए। कोई तो होगा मैं कहती हूँ जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, कोई भी ज़िंदगी जी रहा है, जो भी आपको चाहिए, कोई तो है जो वो ज़िंदगी जी रहा है। उसकी लाइफ़ में बहुत अच्छे से उसने अपनी लाइफ़ में कैसे ग्रो किया, उसकी लाइफ़ की क्या पॉलिसियाँ थी, उसका डिसीज़न का तरीका क्या था, आपको उसको मॉडल करना है। ये एनएलपी मॉडलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन करती है। तो पहले आप देखें आपको क्या चाहिए, फिर देखें कि हासिल किया हुआ है। उसने कैसे हासिल किया था, उसके मेथड को अच्छे से स्टडी करें और फिर देखें कि आप अपनी लाइफ़ में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सेल्फ एजुकेशन की बहुत बड़ी एम्बेसडर हूँ कि आपको कभी भी नहीं चाहिए। हमेशा कुछ एनएलपी एक टूल है, वो कहते हैं कॉलेज के बाद सेल्फ एजुकेशन कब शुरू करें, ज़िंदगी जीना हमें स्कूल में सिखाया, इमोशंस प्रोसेस करना नहीं सिखाया गया, हाउ टू बी सक्सेसफुल नहीं सिखाया गया, पैसा कैसे कमाना है वो नहीं सिखाया गया, पैसे मैनेज कैसे करना है नहीं सिखाया गया। तो लाइफ़ में ज़रूर कोच और वो आपके मेरे भी हैं। लाइक मेरे पास भी क्योंकि उम्र से ऊपर हासिल कुछ तो वो कहते हैं ना अगर आप इन वेल्थ तो 1 लाख से 10 लाख आने की और नज़ाकत अलग होती है, 10 लाख आने की क्लास अलग होती है। तो बस अपग्रेड करते रहें। तो जो भी आप लाइफ़ में करना चाहते हैं, देखो बहुत कम लोग होते हैं जिनको मार्क्स मिलेगा, ठीक है? जो भी आपको लाइफ़ में कोई ना कोई आराम से आधी लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको करें, उनके माइंड पैटर्न्स को आप अपनी लाइफ़ में अच्छे से अप्लाई करें। कुछ या मेंटर ज़रूर रखें क्योंकि वो अपने आप 5 सालों में फिगर आउट करेंगे। कि एक कोच, मेंटर जो उसको हासिल कर चुका है, वो आपको महीने या 2 महीने में वो एजुकेशन देगा, क्षमता बढ़वाएगा। ऑलवेज़ हैव अ कोच एंड अ मेंटर इन आई हैव इट क्योंकि अगर मैं लोगों को बोलूँ कोच और मेरे पास ना हो तो हिपोक्रेसी है। आई हैव मेंटर्स मेरे पास अगर मुझे बिज़नेस के लिए कुछ सीखना है, मेरे पास बिज़नेस मेंटर अलग हैं जो लाइक आई लुक अप टू देम ये एबिलिटी और रिलेशनशिप्स के लिए अगर आपको कोचिंग के लिए जाना है, ऑलवेज़ हैव अ लाइफ मैं सबको बोलूँगी मेंटर रखें, इसको फास्ट कर दें। 10 साल की सक्सेस 5 साल की सक्सेस को 5 महीने में हासिल कर मेरे पास सही कोच, सही मेंटर है, वो चाहे एनएलपी कराए, वो चाहे कोचिंग कराए, कुछ भी कराए, वो खुद आपको हासिल कर सकता है, करवा सकता है। थैंक यू। इतने आसान तरीके से एनएलपी बताने के लिए और इतने आसान तरीके बताने के लिए जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इतनी आसानी से सुलझा सकते हैं। ये बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ज्योति मेहता।